नमस्ते चिल्ड्रन। कल हम लोगों ने संदर्भ सहित व्याख्या का विषय चल रहा था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो अपनी पाठ्य पुस्तिका में आप उसको टिक या उसको अंडरलाइन करिए ताकि इन्हीं में से आपको ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है लकी है आप लोग तो कि आपको इस बार एक नहीं, एक दो तीन, तीन दिए हैं और तीन में से कोई एक लिखना है। तो कल हमने पढ़ा था अनगिनत राही गए इस राह से उसका पता, ये हो गया हमारा बाट की पहचान। अब इसके नीचे और एक दिया गया है, और भांति वियंग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दबे गए, और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन हवे गए। अब सोचना है हमको कि ये किस में से लिया गया होगा। देखिए ये हमारे पाठ्य पुस्तिका के कविता से लिया गया है और इसके कवि है हमारे रचयिता पद्माकर जी। रचयिता है ना लेखक, कवि सॉरी। जो लेख लिखते हैं उनको लेखक बोलते हैं, जो कविता लिखते हैं उनको कवि बोलते हैं। आप रचयिता भी लिखे तो भी ठीक है और कवि लिखे तो भी ठीक है। हाँ, लेखक नहीं लिखना है इनको, क्योंकि लेखक लेख लिखते हैं और कवि कविता लिखते हैं। रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि हैं। उसके पहले भी शायद मैंने आपको बताया था कि काल चार होते हैं, एक भक्ति काल, एक वीर गाथा काल, तीसरा रीति काल और चौथा वर्तमान काल। तो इस काल के अंदर ऐसी ऐसी कविताओं के माध्यम से ऐसी रीतियां बनी थी, इसलिए इस काल का नाम रीति काल हो गया। वीर गाथा काल में कवियों ने ऐसी कविता लिखी, जिसमें लोगों के अंदर वीरता जागृत हो। और भक्ति काल में कवियों ने ऐसी भक्ति की कि स्वयं भगवान को उस भक्त के पास आना पड़ता था। जैसे मीराबाई, सूरदास। कभी मीराबाई को कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, लेकिन हमेशा मीराबाई के पास रक्षक करने के लिए श्री कृष्ण खड़े थे। तो ऐसे काल होते हैं। तो ये कवि हमारे रीतिकाल के कवि हैं। कवि छंद के सिद्ध हस्त कवि है। प्रस्तुत कविता में वसंत ऋतु का मनोहारी चित्रण किया है। आपको पता है कि ऋतुएं कितनी होती है? 6। और सब ऋतुओं में ऋतुओं का राजा है वसंत ऋतु। ये एक ऋतु ऐसी है जिसमें चारों ओर उल्लास, न गर्मी न सर्दी, पेड़ पौधों पत्तों से फूलों से भरे हुए रहते हैं, इसलिए इसको वसंत ऋतु। ऋतुओं का राजा कौन है? तो अगर आए तो वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है। तो इस कवि के इन्होंने इसके अंदर वो क्या बताया, और भांति व्यंग। देखिए इसका भाव करना है हमको। अब इसका कवि के बारे में बता दिया हमने, अब इसका भाव। तो साइड रीडिंग क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे आप इसको? पहले क्या लिखे? संदर्भ, फिर उसके बाद में व्याख्या। यानी वो दी हुई चीज की हमें क्या करना है? व्याख्या करना है। व्याख्या ने विश्लेषण करना है। पद्माकर जी कहते हैं कि वसंत ऋतु की बात ही निराली है। वसंत में पक्षियों का समाज अद्भुत मधुर स्वर में गाता है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि ऐसे ऋतुराज समाज में आवाज होती, ऋतुराज के न आज दिन दबे गए।
यानी ये ऋतुराज के समय पक्षियों का समाज अद्भुत स्वर गाता है। मालूम है सबसे अच्छा अद्भुत स्वर गाने वाले कौन है वसंत ऋतु में? कोयल, जिसकी आवाज बड़ी मधुर होती है, उठते ही हमको उसकी आवाज सुनाई देती है। इसीलिए तो वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है, क्योंकि चारों ओर पक्षियों का समाज, व्यक्ति तो व्यक्ति, पक्षियों के भी झुंड के झुंड एक प्रकार का गान गाते हैं। इसीलिए वसंत ऋतु का राजा कहा जाता है। इस ऋतु के जैसे दिन अन्य ऋतुओं में नहीं होते हैं। इन ऋतु में सब कुछ अद्भुत और सुमंदर होता है। इसकी ऋतु की बात ही कुछ अलग है। इस ऋतु में सब कुछ अद्भुत है। बोल तो पेड़ पौधे, मनुष्य, मनुष्य का जीवन में भी हम लोग और ऋतुओं में थोड़े ये हो जाते हैं, लेकिन ये वसंत ऋतु ऐसी है जिसमें न अधिक गर्मी है न अधिक सर्दी है। इसमें हम लोग कुछ खान पान भी अच्छा खा सकते हैं। ये तो समर में ज़्यादा खा नहीं सकते, रेनी सीजन में कुछ भी बीमारी होने की संभावना होती है। लेकिन ये ऋतु ऐसी होती है कि हमारा डाइजेशन, पाचन शक्ति को बराबर रखती है। इसीलिए इस ऋतु के जैसे दिन अन्य ऋतुओं से नहीं होते हैं। इस ऋतु में सब कुछ अद्भुत और सुमधुर होता है। इस ऋतु की बात ही कुछ अलग है। इसका आनंद, इसकी परंपराएं, तौर तरीके, इसके गीत, इसका वातावरण, सब कुछ मनोरम अद्भुत है। मैंने बता दिया। इसमें खान पान, तौर तरीके, परंपरा, वातावरण सब इतना मधुर होता है कि व्यक्ति हर समय प्रफुल्लित रहता है। यही इस ऋतु की क्या है? विशेषता है। इस ऋतु में तन मन से एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है, मन से भी और तन से भी। व्यक्ति इतना चंचल होता है, इतना उसको अच्छा लगता है कि किसी प्रकार की भी उसको कोई कमी एहसास नहीं होती है। अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। कवि छंद की सुंदर प्रस्तुति है। इसकी विशेषता क्या है? भाषा में उतार चढ़ाव कवि की सुंदरता बढ़ाता है। कभी क्या भाषा, कभी क्या है। तो देखिए, जैसे ऋतुराज के न आज दिन दबे गए, और रस और रीति और राग ओरे रंग, यानी ऐसी भाषा भी है लेकिन फिर भी सुंदर रखते। और शब्द के बार बार प्रस्तुति चमत्कार पूर्ण है, एक ही शब्द बार बार भी आया है, ये इसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से इसको हमें इस संदर्भ से व्याख्या इसको आपको करना है। तीसरा आपको दिया गया है। ये सारे विषय अभी मैं आपको किस विषय पर चर्चा कर रही हूँ? संदर्भ सहित व्याख्या। ये जो हमारे पास जो मॉडल पेपर आया था नया, उसी के अनुसार मैं आपको अभ्यास करा रही हूँ। कोई दोबारा आ गया हो तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप उसको 2 बार टिक करिए ताकि आपको लगेगा कि कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट। तीसरा आपको बताया, उपवन सघन वनाली, सुखमा सदन सुखाली, प्राउड के साध धन की शोभा निपट निराली। कमनीय दर्शनीय कृषि कर्म की प्रणाली, सूर्यलोक की छटा को पृथ्वी से पे ला रहा है भारत हमारा, कैसा सुंदर सारा। इसको पढ़ते ही हमको मालूम जाता है कि ये हमारी पंक्तियां सुंदर भारत से ली गई है। में ये हमारे, इसको हमको समझना है। बस यहाँ पर आप कभी भी बाहर नहीं करोगे। उन पंक्तियों को पढ़ते ही आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये पंक्तियां किस कविता की है और इस पंक्तियों में कवि क्या कर रहा है। ये सिर्फ आपका पाठ पढ़ाते समय ध्यान कितना था पाठ में, उसी की परीक्षा ही है। ये कोई बाहर नहीं करता है, ये मैं आपको 100% बताती हूँ। लेकिन उस प्रश्न पत्र में इस पंक्तियों को पढ़ते ही आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये इस कविता से ली गई पंक्तियां हैं और इसके कवि ये है। बस इसी की परीक्षा इस फर्स्ट संदर्भ से व्याख्या में।
इसका ध्यान रखना, और इतना ध्यान रखना कि कविता को ध्यान से पढ़ना, सारी वो पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना, और पढ़ते पढ़ते आपके मन में आ जाना कि अरे ये इस पाठ का है। तो देखिए वही हमको लिखना है। पहले हमने लिखा था इनके बारे में कि हिंदी, हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक उमंग नामक किताब से लिया गया है। इस कविता का नाम है सुंदर भारत, और इसके रचिता श्रीधर जी पाठक है। उन्होंने ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में कविताएं लिखी है। वे प्राकृतिक सौंदर्य, क्योंकि सुंदर भारत, तो भारत के अंदर जो भी चीजें वो प्राकृतिक चीजें, जिन कवि ने उनकी प्राकृतिक चीजों का वर्णन किया वो प्राकृतिक कवि होते। तो प्राकृतिक सौंदर्य, स्वदेश प्रेम, और इसमें हमारा सुंदर भारत, यानी इससे हमारे को क्या लग रहा है कि हमारे मन में देश के प्रति बहुत अच्छी भावना है, और स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार की भावनाओं की कम के कवि है। समाज सुधार, समाज के अंदर गलतियां, कहाँ पर गलत रूढ़ियां है, कहाँ गलत पद्धति है, आप जैसे देखते हो ना, इनका एक कवि का यही काम है कि अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने समाज के अंदर सुधार लाया है। ये इनकी भक्ति, इन कविता के माध्यम। इन पंक्तियों में भारत की प्रकृति, हरित प्रदेशों और यहाँ की वर्षा ऋतु की शोभा। इस कविता में तो किसका वर्णन है ज्यादा करके, हमारा ये देश प्रदेश हरा भरा है, और वर्षा ऋतु आने पर हमारे इस देश प्रदेश की स्थिति क्या बन जाती है, ये कैसा सुंदर लगता है, उसी के बारे में वर्णन किया गया। एक तो हरा भरा, प्रकृति कितनी हरी भरी है, कैसे सुंदर लगती है। आप देखते हो कहीं पर भी दूर से, कभी रेल में, कभी बस में, कभी अपने गाड़ी में, आप देखते हो दूर से हरियाली आपको दिखाई देती है। तो उस समय आप कैसे उस सुंदर दृश्य को देखकर, उन पेड़ पौधों को देखकर, उस हरियाली को देखकर आपका हमारा मन कितना प्रसन्न हो जाता है। तो उसी का वर्णन उन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। तो देखिए, उपवन सदन वनाली, पहले तो उपवन शब्द का अर्थ भी आपको आना चाहिए था। तो मैं पढ़ाते होगा तो आपको सबको बताई थी कविता को, इसमें उपवन यानी बाग, बगीचा, उद्यान, ये उसके पर्याय शब्द है। सदन वनाली, सदन यानी वनाली यानी वन। वन भी देखो कभी कभी घने जंगल होते हैं, उसको भी देखने के लिए हम लोग जाते हैं कहीं पर, उसकी भी सुंदरता बहुत बनती है। अब देखिए कवि ने इसमें क्या आपको वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी प्राकृतिक हरित प्रदेशों में यहाँ की वर्षा ऋतु की शोभा का वर्णन है। अब कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि भारत में सुंदर उपवन है। क्या बताया, भारत में सुंदर उपवन है, यहाँ सघन वन है। सघन वन यानी बहुत घने जंगल। आपने कभी कोडेकनाल और की कई जगह में भी देखो, वहां पर की जो प्राकृतिक जो वनों को देखने जाते हैं लोग आज भी, सच में कुछ नहीं है वहां पर, सिर्फ पेड़ पौधे, ऐसे ऐसे पेड़ जिसको देखकर जनता आश्चर्यचकित हो जाती है कि पेड़ भी कितने जीवन के अंदर हमको आनंदित करते हैं। यहाँ रंग रंगीले सुगंधित फूलों की शोभा फैली है, और कहीं पर देखिए कोई बगीचों में आप देखते हो कई तरह के फूल, उसको देखकर भी हमारा मन भरता नहीं है। रंग रंगीले कमल फूल गुलाब का ही है, लेकिन गुलाब के फूल में भी कई रंगों में हमने गुलाब के फूल को देखा है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा मन को अद्भुत सुख देती है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा यानी ऐसे बगीचों में अगर हम चले जाए, ऐसे गार्डन में, उपवन में अगर चले जाए जहाँ हरियाली हरियाली रहती है, तो वहां जाकर हमको कितना आनंद होता है, ये आप अनुभव कर सकते हो। अनुभव किया भी होगा और नहीं किया तो कर भी सकते
कि उन पेड़ पौधों को, उन जंगलों को, उन बगीचों को देखने पर हमारे मन में कितनी अपार खुशी उत्पन्न होती है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा मन को अद्भुत सुख देती है। अद्भुत यानी अनोखा। हम सब कुछ अपना भूल जाते हैं। इसीलिए कभी कभी आपने सुना भी होगा कि डॉक्टर लोग भी, कोई मरीज है तो दवा दे देकर भी बाद में उसका कोई नहीं हुआ, तब उसको हिल स्टेशन पर जाकर वहां की सुंदरता, वहां के पर्वत, वहां के पेड़, वहां के पौधे, वहां के फूल को देखकर वो अति प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए हिल स्टेशन पर जाने के लिए कहते हैं। पुष्पों का यह सौंदर्य वैभव सबके मन को लुभा रहा है। पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची शब्द भी मैंने आपको कई बार बताया है, फिर भी देख लिए। पुष्प, कुसुम, सुमन, कई तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमारे मन में प्रसन्नता फैलती है या उदासीनता आती है। एक बार के लिए तो हम उस फूलों को देखते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं, दुख भूल जाते हैं। सौंदर्यपूर्ण वैभव सबके मन को लुभा रहा है। उस सुंदरता सबके मन को आकर्षित, लुभा रहा मतलब आकर्षित कर रहा है। कुछ समय के लिए व्यक्ति अपना सब कुछ दुख भूल जाता है। यहाँ की वर्षा ऋतु की तो शोभा ही निराली है, और वर्षा ऋतु तो एकदम सबसे अलग ही अलग है। अब देखिए उसको कैसा कि शोभा, वर्षा के आने पर बड़े बूढ़े, बच्चे, पशु पक्षी सभी खुश हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि विशेष कौन खुश होता है वर्षा ऋतु में? एक चातक पक्षी होता है जिसको इंतजार होता है पानी का, वर्षा ऋतु के आने का, क्योंकि वो चातक पक्षी अपनी प्यास उस वर्षा ऋतु के पानी से ही बुझाता है। वो भी डायरेक्ट उसके मुंह में गिर रहा, नीचे जमीन पर गिरा हुआ पानी कभी पीता नहीं। इस बात का ध्यान रखते हुए कवि कहते हैं कि यह उपवन सघन बना लिए सुकमा सन, कैसा सुंदर सुहा रहा है, लग रहा है, सुहावना लग रहा है। इस तरह से हम इसके भाव को स्पष्ट करते हैं। अब देखिए आपको, और ये पेपर टिक करना है आपको, और फोर्थ के अंदर भी आपको दिया गया है। फिर से आपको देखिए, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता, लेकिन दुख बाचना नहीं आता। अब ये पढ़ते ही आपको, जब मैंने पढ़ाया था उस समय इन शब्दों के सभी के अर्थ बताई थी, उसको ध्यान में रखते हुए या इसका भाव को ध्यान में रखते हुए आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं इसको। संदर्भ से व्याख्या, लड़की अभी सयानी नहीं है, ये हमारे पाठ में कितनी बार आपके पास हो चुका है। और इसका है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? कन्यादान कविता से ली गई है। इसके कवि है कवि ऋतुराज, और इसमें आधुनिक कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कन्यादान करते समय एक माँ को अपनी बेटी को लेकर जो चिंताएं होती है, उसे प्रभावी ढंग से वो व्यक्त किया गया है। क्योंकि हर माँ सोचती है कि मेरी बेटी अभी छोटी है, चाहे उसकी नजर में वो शादी करके उसको विदा भी कर रही है, लेकिन वो सामने वाले से क्या कहती है कि मेरी बेटी नासमझ है, छोटी है, इसको अभी दुख क्या होता है इसका आभास ही नहीं हुआ है।
क्योंकि माँ के साए में रहने वाले बच्चों को कभी दुख का अनुभव होता ही नहीं है। लेकिन आप इसे कैसे संभाल के रखोगे, यही बात वो अपनी सामने वाले से प्रकट करती है। प्रभावी ढंग से उसको व्यक्त किया और बताया कि बेटी को लेकर चिंताएं होती है, उसे ढंग से कितनी सुंदरता से कविता की पंक्तियों में उसने सामने बताया है। अब इसका एक्सप्लेन करना है। बेटी की चिंता है क्योंकि उसकी बेटी अभी समझदार नहीं थी, मैंने पहले बता दिया। माँ की नजर में बेटी बेटी छोटी ही होती है, कभी भी उसको ये लगेगा कि अभी वो क्या है, छोटी है। उसका विवाह कम उम्र में हो रहा था, वह बड़ी भोली और सरल थी। और उस समय की बात है ये घटना, जब बच्चियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर देते थे। आज तो लड़कियां समझदार होती है, उस समय की जो लड़कियां समझ नहीं सकती थी, उनके लिए इस माँ ने कहा कि मेरी बेटी चिंता है कि अभी वो बिल्कुल समझदार नहीं है, उसका विवाह कम उम्र में, वह बड़ी भोली और सरल थी, जीवन के सुख दुख से उसका सामना अब तक नहीं हुआ था। बस उसको तो इतना ही मालूम है, खेलना कूदना खाना पीना सोना। दुख क्या होता है इसका कोई उसको अनुभव नहीं था, और दुख आए तो भी उसको वो बांटना नहीं आता है। आप कभी देखिए, एक उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ आपको। छोटे बच्चे को एक बार वह किसी अपने साथ वाले से लड़ता है, और अगर हमने उसमें बीच में कुछ बोल दिया तो वो बात गलत हो जाती। कुछ ही देर के बाद में देखो वो वापस दोनों एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी से उस चीज को भूल जाते हैं। ये हमारे अंदर गांठें बनती है, हमारे अंदर जो क्रोध आता है वो कब आता है, बड़े होने पर ही आता है। भेदभाव की भावना ये सब उसी समय होती है। तो बच्चों, इसलिए माँ की और माँ की नजर में तो बेटी हमेशा छोटी ही रहती है। सुख दुख का सामना अब तक नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसे अपना दुख प्रकट करना भी नहीं आता है, यहाँ तक कि वो अपनी दुख को भी बता नहीं सकती है। ऐसे कई होते थे। आजकल देखो, आज हमारा दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लड़कियां समझदार हो गई है, अपना कदम आप उठाती है, अपना निर्णय आप लेती है। पहले तो उनको क्या करना, दुख किसी को बताना या नहीं बताना ये भी पता नहीं था, और नहीं तो फिर आए दिन वो क्या कर लेती थी, अपनी आत्महत्या करके अपने जीवन का खत्म कर लेती थी। लेकिन आज लड़की इतनी समझदार, इतनी आगे बढ़ चुकी है कि माँ बाप को उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उस समय में माँ को कितनी चिंता थी कि मेरी बेटी इतनी नासमझ है कि वो दुख को भी प्रकट करना उसको नहीं आता है। अब वह नए घर जा रही थी, उसे अब नए रूपों में ढलना था, अतः माँ अपनी बेटी के भविष्य की चुनौतियों को लेकर चिंतित थी। अब देखिए, अब उसको लगा कि मेरी माँ नए रूपों में ढलना है। अब तक तो माँ के यहाँ पर खूब खेली कूद नाची, खूब हंसी, खूब रोई, सब चल गया। लेकिन अब उसको अपने वालों को छोड़कर पराये घर में जाना है, और वो पराया घर ही उसका अपना घर बनेगा। लेकिन उसके लिए माँ क्या करती है, चिंतित होती है, कैसे वहां पर मेरी बेटी एडजस्ट करेंगी। उसी की भावना को लेकर माँ माँ अपनी बेटी को भविष्य की चुनौतियों का लेकर चिंतित है। इसीलिए माँ का चिंता का कारण, माँ चिंतित क्यों है, क्योंकि आपको बताया गया ना, लेकिन उस सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वासना नहीं आता था। तो इसी बात को लेकर वो जो माँ उस बेटी को विदा करने के समय जो चिंतित अवस्था थी उसकी, उसके ऊपर वह चिंता करते हुए इस पंक्तियों को
में अपने भाव को रखा है कि मुझे अपनी बेटी के प्रति चिंता है कि आने वाले भविष्य के अंदर चुनौतियां ने ऐसी कई मुसीबतें आएंगी उसके ऊपर, लेकिन वो उसको कैसे स्वीकार करेंगी, कैसे सहन करेंगी, क्योंकि उसकी नज़र में बेटी को अभी, बेटी मेरी अभी क्या है, ना समझ है। यही भावना को लेकर माँ भी चिंतित थी और अपनी चिंता को उसने कविता के माध्यम से कवि ऋतुराज जी ने माँ के भाव को व्यक्त किया है। बेटी के प्रति चिंतित कारणों को लेकर कैसी चिंता करती है उसको उसने बताया है। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये भी, यानी अभी तक मैंने जितने भी आपको संदर्भ से बताए कोई रिपीट नहीं हुआ, ये याद रखना। हाँ, लेसन रिपीट सब हो रहे हैं, कविता वही वही आ रही है, या तो सुंदर भारत या फिर कवित, अपना कन्यादान, ये दोनों दोहे ओहे में से आपको कभी भी संत सहित व्याख्या नहीं आएंगे, आपको आधुनिक कविता में से ही आपको आएंगे। इसमें कविता छंद मुक्त है, शब्द बहुत सरल है किंतु भाव गंभीर है। शब्द का एक्सप्लेन करना है तो बहुत सरल है, लेकिन उसको गहराई तक जाओ तो उसके भाव बहुत गंभीर है। सयानी और बोली परस्पर विपरीतक शब्द है। सयानी और बोली परस्पर विपरीत शब्द का प्रयोग कभी सुंदरता से हुआ है। छंद रहित होते हुए भी कविता में लय है। लय यानी एक राग है। आग के माध्यम से अद्भुत चमत्कार प्रस्तुत हुआ है। सरल शब्द, सरल और प्रभाव है। सभी शब्दों के अर्थ सरल है, जल्दी से ऐसा नहीं कि हमको, क्योंकि कवि ऋतुराज की भाषा यानी महत्वपूर्ण थी और वह उन्होंने इसमें अपनी कविताओं में अधिकतर हिंदी के ही शब्द ऐसे, यानी अवधि के, व्रज के कोई शब्दों को उपयोग नहीं हुआ, इसीलिए ये भाषा के तौर पर भी और भाव बहुत गंभीर है, सरल बहुत शब्द है और छंद रहित होते हुए भी कविता में लय है, इसीलिए कविता सबको बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से आपकी ये दो कविता आपकी खत्म हुई। अब देखिए आपको इसमें बता रही हूं मैं अभी आपको मोरन का शोर घनघोर चौ ओरन, हिंडोरन को वृंद कवि छावनो लगत है, ने सरसावन में मेह बरसावन में सावन की झुलियो सुहावनो लगत है। अब देखिए पढ़ते पढ़ते ही हमको ऐसा लग रहा है कि ये कविता यानी अभी अभी हमने इसी कविता का कविता इसका नाम है कवित, और उसके लिखे हुए पद्माकर राव। उन्होंने मोरन को सोर घनघोर चौ ओरन, हिंडोरन को रुंद छवि, इस शब्दों को अर्थ को समझना है आपको और एक्सप्लेन करना। ये शब्दों के अर्थ नहीं आएंगे तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, इसका भी ध्यान रखना। शब्दों को समझ में आने पर ही आप उसको कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आपको बताया गया है, प्रस्तुत पाठ्य हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक उमंग 2 के कवित नामक पाठ से लिया। टिक कर लीजिए बच्चों आप अपने टेक्स्ट बुक में। यह कविता छंद में होने का कारण इस पाठ का नाम कवित पड़ा हुआ है। छंद यानी एक 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 पूरा एक पैराग्राफ पूरा उसका, इसीलिए इसके रचयिता पद्माकर है। ये रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि है, कल भी बताई थी मैं आपको रीतिकाल कवि का। इस कवि छंद के सिद्ध हस्त कवि है। सिद्ध हस्त कवि यानी बहुत ही माने हुए, बहुत ही ऊंचे पहुंचे हुए, यानी बहुत ही अच्छे कवि। प्रस्तुत कविता में सावन के महीने का मन भावन वर्णन किया है। अब सावन के महीने का मन भावन, अब देखिए मन को भाने वाला, अगर आपको ये प्रश्न दे दे
तो इसको एक वर्ड में लिखना है आंसर, तो आपका उत्तर होगा मन भावन। मन को भाने वाला, मन भावन। ऐसा क्वेश्चन भी आपको आएगा एग्जाम में, याद रखिए। इसका एक शब्द में होता मन को भाने वाला, मन को लुभाने वाला, मन को मोहित करने वाला, मन को मोहित करने वाला, मन मोहक, लुभावना करना, लुभावित, मन को यानी मन को भाने वाला, मन भाविक। तो ऐसे एक एक शब्द में भी आपको सेंटेंस देंगे, उसको वन वर्ड में उत्तर देना है। जैसे आपको देते हैं ना कि पति अपने पिता का छोटा भाई, तो क्या बोलेंगे आप पिता के छोटे भाई को? वन वर्ड में उत्तर देना है चाचा। आपका आंसर खाली चाचा, चाचा या काका। वो वही पिता के बड़े भाई, उसके लिए आपको देना है ताऊ। यानी संक्षिप्त में उत्तर देना है। एक लाइन में क्वेश्चन है, उसको एक वर्ड में उत्तर देना है, इसके लिए भी आता है। तो ये कविता सावन के महीने का मन भावन वर्णन, इससे हमको ये प्रस्तुत हो रहा है कि सावन का महीना सभी के लिए बहुत ही मन भावन होता है, मन को लुभाने वाला होता है। आपको भी पता है सावन के महीने में लोग गेट टुगेदर भी करते हैं। सावन के महीने में उपवास भी रखते हैं। सावन का महीने में चारों ओर हरा भरा रहता है। सावन की महीने की विशेषता कितनी भी करो कम है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि पद्माकर राव जी ने सावन का महीना अपने अभिमान, मान तथा प्राण से प्यारा लगता है कि कितना उसके अंदर गौरव है, कितना मान है, और सबको वो कितना प्यारा लगता है। इसकी शोभा मन भावन लगती है। इसकी शोभा मन भावन लगती है मतलब मन को आकर्षित करती है। क्योंकि सावन का महीने में चारों ओर जिधर देखो खेत लहलाते हुए दिखाई देते हैं। फूल पौधों पर लगे हुए रहते हैं। बारिश के कारण धरती पर पूरी हरियाली छाई हुई रहती है। ऐसा कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर कोई सूखा न हो। तो शोभा मन भावन लगती है। इसकी शोभा मन को लुभाने वाली। चारों ओर घनघोर मेघों को देखकर मोर नाच रहे होते हैं। और आप देखिए सबसे अधिक खुशी किसको होती है? मेघों को देखकर कौन नाचता है? मोर। चारों ओर देखो मोर नाच रहे होते हैं। कभी मोर नहीं दिखने वाले? सावन के महीने के अंदर मोर हमको जंगल में भी उस घटा को देखकर वो नाचने लगते हैं। मोरों का शोर और डालों पर पड़े सुंदर सुंदर झूलों को समो बड़े मन हरते। सावन के महीने में भी मैंने बताया था आपको कि लोग सावन के महीने में बाग बगीचों में जाकर गेट टुगेदर करते हैं और जंगल में जाकर खाना बनाते हैं, या बनाकर ले जाते हैं और खाते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। और विशेष करके सावन के महीने में झूला खेलने की प्रथा है। विशेष करके झूला खेलने की बहुत प्रथा है, जिसे सभी लोग उस झूले खेलकर अपना मनोरंजन करते हैं। झूलों के यानी झूला तो हमारे घर में भी आजकल घरों घरों में भी झूले रहते हैं, बंगाई रहती है। लेकिन एक जंगल में जाकर वो रस्सी के झूले पर झूलने का एक वातावरण अलग ही रहता है। और वो सावन मास में विशेष करके मोरों का शोर और डालों पर सुंदर सुंदर झूलों के समूह बड़े मन हरते हैं। इस महीने में चारों ओर प्रेम पूर्ण वातावरण रहता है। प्रेम सरसावाने और मेघ बरसाने वाली। प्रेम हमको क्या करता है?
सरसाता है और मेघ बरसता है। सबको मेघ बरसता वाला यह सावन का महीना बड़ा ही सुंदर होता है। यानी प्रेम हमको आनंदित करता है और मेघ हमको वर्षा मेघ हमको पानी का बरसाता है, तो वो भी हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सावन मास वर्षा ऋतु का ही दिन है, इसीलिए वो भी हमें बहुत अच्छा सा लगता है। इस प्रकार से इसका भी एक्सप्लेन आपने सुन लिया, समझ लिया। तो देखिए आगे हम लोगों को और एक, अभी तक हमारा यही विषय चल रहा है, सिर्फ संदर्भ सहित व्याख्या। उसके बाद में हम और कोई दूसरा विषय, अभी जितने भी हमारे पास पेपर है उसके आधार पर ही मैं आपको बताऊंगी, जो हो चुका उसको नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर सूर्य लोक यही पर, सुख ओक है यही पर, स्वाभाविक की सुजनता गत शोक है यही पर, सुचिता स्वधर्म जीवन बेरोक है यही पर, भव मोक्ष का यही पर अनुभव भी आ रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा है। यानी देखिए यहाँ पर भी अपने राष्ट्र की, अपने देश की सुंदरता का वर्णन करते हुए यहाँ पर किस चीज की कमी नहीं है, इस बात को कभी नहीं इसमें दर्शाया है। सूर्य लोक है यहाँ पर। यह हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक सुंदर भारत नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्रीधर पाठक जी है। और ये कौन से कवि है? क्योंकि जिन्होंने सुंदरता का वर्णन किया है, प्राकृतिक चीजों का वर्णन किया है, स्वदेश तथा समाज सुधार की भावनाओं के कवि है। पंक्तियों में बात के प्राकृतिक हरित प्रदेशों और यहाँ की वर्षा ऋतु की शोभा का वर्णन किया है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक सौंदर्य कवि। उसके अंदर स्वदेश भी है, स्वदेश प्रेम भी है और आदि भी है। तो कवि कहते हैं कि भारत में स्वर्ग का सुख है। हम कहते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, लेकिन आपको कवि कह रहा है कि स्वर्ग आपके पास है, स्वर्ग आपके यहाँ नीचे है। ये हमारी स्वदेश प्रेम समाज सुंदर कवि कहते हैं भारत में स्वर्ग का सुख है, यही देवलोक और यही सुखों का सागर भी है। यहाँ के लोग स्वभाव से सज्जन है, क्योंकि जहाँ पर सज्जनता है, जहाँ इंसानियत है, जहाँ प्रेम भाव है, वो धरती पवित्र है, और जहाँ पवित्रता है वही स्वर्ग है। जहाँ सब लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार रहने की स्वतंत्रता है, वहां जाने के बाद में हमको कोई स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं? स्वर्ग ऊपर है। लेकिन नहीं बंधु, स्वर्ग तो धरती पर है। या हम अपने आप की मनचाही चीजों को कर सकते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार स्वतंत्र रह सकते हैं, किसी को कोई रुकावट नहीं है। यह धार्मिक सद्भावना सर्वत्र व्याप्त है, जहाँ धरती पर ही मोक्ष का अनुभव होता है। भारत वर्ण अत्यंत शोभनीय है। यानी यह धार्मिक सद्भावना भी सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र यानी सब जगह। ऊपर जाने के बाद में कोई धार्मिक नहीं है, न कोई मित्रता है, कौन न जाति पाति का भेद है। वहां तो सबको अपने किए हुए कर्मों का फल उठाना है। तो यहाँ पर ही हम लोग सब कुछ सद्भावना सर्वत्र व्याप्त है, धरती पर ही मोक्ष का अनुभव होता है। आप अगर धरती पर जो सुख है उसको छोड़कर उस स्वर्ग की कल्पना करते हो, तो उस कवि ने बताया कि वह बिल्कुल गलत है। कहाँ पर है आपका स्वर्ग? धरती पर ही है। भारत वर्ण अत्यंत शोभनीय है, इसीलिए भारत का वर्ण अत्यंत अत्यंत यानी खूब, अति शोभनीय। अब शोभनीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है, विचार करिए आप लोग। ऐसे शब्दों को आने पर आपको विचार करिए, उस ग्रामर को अपने अंदर रखिए
कि शोभनीय चीज बोलो तो क्या हुआ? कौन से व्याकरण में आता है? ये शोभा एक शब्द है, और शोभनीय ये प्रत्यय लगने से ये क्या बन चुका है? प्रत्यय बन चुका है। इसमें ये लगा है, और ये कौन सी संज्ञा बन गई है? भाववाचक संज्ञा बन गई है। ऐसे व्याकरण की दृष्टि से भी आपको अपनी पढ़ाई का माध्यम चालू रखना है। आए हुए शब्दों को बीच बीच में व्याकरण संबंधी ज्ञान को भी जारी रखकर समझने का प्रयत्न कीजिए। तो कभी किसी भी वक्त व्याकरण संबंधी प्रश्नों में आपको कोई रुकावट नहीं आएंगी। धन्यवाद चिल्ड्रन। अब आगे का पाठ हम आगे मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग इस ऑनलाइन क्लासेस को अगर ध्यान से सुनोगे, समझने का प्रयत्न करोगे, और जो चीज समझ में नहीं आई उसको नोट करोगे, तो शायद आने वाला समय, परीक्षा के समय आपको कोई किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। बस शर्त यही है कि जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको श्रद्धापूर्वक, लगन से, श्रद्धा से उसको ग्रहण कीजिए, ताकि आने वाला समय आपका बहुत ही सुदृढ़, सरल और अच्छे अंकों में आपको पास करने की अनुमति दे, ऐसी मैं धारणा रखती हूँ। लेकिन हमने अपना काम किया, लेकिन जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करोगे तो थोड़ा अनुचित लगेगा। आप इसको श्रद्धा से, भक्ति से इन ऑनलाइन क्लासेस को सहर्ष स्वीकार कीजिए, समझिए, सुनिए और अपना भविष्य सुंदर बनाइए। धन्यवाद चिल्ड्रन।